चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है एक आयताकार खेत की विमाओं में 6 मीटर की वृद्धि करने पर उसकी विमाओं का अनुपात जो है 4:3 हो जाता है और विमाओं में 6 मीटर की कमी करते हैं तब जो है उसका अनुपात 2:1 हो जाता है। मतलब आयताकार खेत है तो उसका विमा क्या होता है, लंबाई या चौड़ाई, यानी कि उसकी लंबाई या चौड़ाई में जो है 6 मीटर की वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, अनुपात जो है विमाओं का जो है 4:3 हो जाता है। लेकिन यही अगर 6 मीटर का कमी करते हैं तो अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, 4:3 हो जाता है। ठीक है, 4:3 हो जाता है। और जब हम डिक्रीज करते हैं तो अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। ठीक है, 2:1 हो जाता है। अब देखिए तो ये दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ठीक है, अब यहां देखिए विमा को बढ़ाते हैं घटाते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 का है। 6 + 6 यानी 12 का है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो इंक्रीज करने पर कितना हो जाता है, तो 4:3 दिया हुआ है तो यानी 4 × 6 अनुपात 3 × 6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या, 6 चौक 24 हो जाएगा और अनुपात 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 6 इंक्रीज करते हैं तब होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है खेत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि जो विमा बिना इंक्रीज किए हुए जो था वो कितना था। तो इसमें अगर हम 6 घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, इसमें भी 6 घटा देंगे तो बिना इंक्रीज किए हुए जो इंक्रीज करके जो है वो नहीं आया है, तो बिना इंक्रीज किए हुए निकालना है हमको। तो 6 घटा देंगे, 6 का इंक्रीज किया गया था तो 6 घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। अब 6 इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा और इसका आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 18 मीटर और 12 मीटर जो है बिना इंक्रीज किए हुए जो विमा था खेत का वो 18 मीटर और 12 मीटर था। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, हल करने के लिए कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, कौशिक 24 डिग्री और सेक 66 डिग्री, कौशिक 24 डिग्री और सेक 66 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ कॉट 37 डिग्री है और टेन 53 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ देखिए सेक 14 डिग्री है, कौशिक 76 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ टेन 82 डिग्री और कॉट 8 डिग्री है। त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 90 डिग्री हो, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 90 डिग्री हो तो क्या हो जाता है, कौशिक अल्फा बराबर सेक बीटा हो जाता है, या टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा हो जाता है। यदि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जोड़ के तो कौशिक अल्फा और सेक बीटा जो है वो बराबर हो जाएगा और टेन अल्फा और कॉट बीटा जो है बराबर हो जाएगा। तब देखिए तो यहाँ पर कौशिक 24 डिग्री और सेक 66 डिग्री दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री नहीं आ जाता है, आ जाता है कि नहीं। तो जब 90 डिग्री आ गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ कौशिक 24 डिग्री और सेक 66 डिग्री है और दोनों बराबर होता है, यानी कि इसके बराबर ई है, इसके बराबर ई है, यानी कि क्या हो जाएगा, कौशिक कौशिक 24 डिग्री बटे नीचे जो है सेक 66 डिग्री, कौशिक 24 डिग्री बराबर हो जाएगा सेक 66 डिग्री हो जाएगा, यानी ई और ई बराबर हो जाएगा। जब ई और ई बराबर हो गया तो ई और ई कट नहीं जाएगा,
जब बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। उसी तरह से इसमें देखिए कॉट 37 है और टेन 53 है, तो टेन अल्फा और कॉट अल्फा बीटा बराबर हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए अल्फा बीटा ये है, यानी कि टेन और कॉट है, ये भी कट जाएगा। और यहाँ भी देखिए सेक 14 है और कौशिक 76 है, यहाँ भी दोनों का अल्फा और बीटा को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है 90 डिग्री, ये भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। तब बचेगा क्या, तब बचेगा यहाँ देखिए क्या 7 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 1 के क्यू हो जाएगा, प्लस है, प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 1 पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ अंदर में है, 2 जो है इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ -2 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुने 1 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले कर दिए प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा, समझ गए। या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस -3 का क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 7 रह जाएगा, यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा, यानी कि 31 हो जाएगा। यहाँ 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, 15 माइनस 31 हो जाएगा। अब 31 से 15 घटाएंगे बराबर -16 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। -16 कहाँ है, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। बस ये फॉर्मूला जहां याद रहा ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या जो है 27 cm और 18 cm है। 2 वृत्त है, एक वृत्त मान लेते हैं ये है, और एक वृत्त जो है इसके अंदर है। सकेंद्रीय वृत्त का क्या मतलब होता है, वृत्त के अंदर वृत्त, तो 2 वृत्त सकेंद्रीय वृत्त है, उसमें जो है वृत्तों की त्रिज्या है, एक का 27 है, यानी कि निश्चित है कि बड़ा वाला का 27 होगा, यानी इसकी त्रिज्या जो है 27 है, और जो है छोटा वाला का 18 है। तो कह रहा है परिसीमाओं से घिरी बंद आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने कह रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समझ गए। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका वृत्त को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, मान लेते हैं बड़का वृत्त जो है आर, बड़ा आर है, और छोटका वृत्त छोटा आर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, परिसीमाओं से घिरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिसीमाओं से जो घिरी हुई क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बड़का पाई आर स्क्वायर माइनस छोटका पाई आर स्क्वायर, मानी बड़ा त्रिज्या से में छोटका त्रिज्या वाला क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पाई को अगर यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यानी आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, पाई है यहाँ, बड़ा आर जो है 27 है, छोटा आर जो है 18 है, 27 का स्क्वायर और माइनस 18 का स्क्वायर। देखिए इसको हल करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही ना है, हल करने के लिए आसान होगा। कोई क्या करेगा, अब इसका स्क्वायर निकालेगा, इसका निकालेगा, घटाएगा, उससे बढ़िया क्या है, उससे बढ़िया है इसको जो है पाई को कॉमन रहने दो, और इसको क्या हो जाएगा 27 प्लस 18 इंटू 27 माइनस 18 नहीं हो जाएगा। कैसे हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ है इसलिए हो गया है। अब क्या हो जाएगा, पाई इंटू 27 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी 45 आ जाएगा। ये 45 गुने क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 45 गुने 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको पाई गुने 45 गुने 9, अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो 9 पचे
45 के 5 हाथ में 4 और 9 चौक 36 4 40, 405 पाई आ जाएगा। 405 पाई देखिए कहाँ है, 405 पाई ए में है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए जो भी प्रश्न इसमें आज बता रहे हैं सब जो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी पेज 12 का जो है सब पूछा हुआ क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 में, सब जो पूछा गया था क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए देखिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता जो है थोक व्यापारी से 198 चॉकलेट अंकित मूल्य पर और 220 चॉकलेट खरीदता है। ठीक है, 198 चॉकलेट के अंकित मूल्य पर जो है 220 चॉकलेट खरीदता है। इसके बाद वह प्रत्येक चॉकलेट पर जो है 3.7 की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, जो पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 198 एमपी बराबर क्या कह रहा है, 220 सीपी, ये ना कह रहा है। 198 चॉकलेट अंकित मूल्य पर 220 चॉकलेट खरीदता है, यानी 220 सीपी बराबर 198 एमपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एमपी बटे सीपी का अगर रेशियो हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 220 बटे 198 हो जाएगा। अब इसको देखिए काटेंगे 11 से तो क्या हो जाएगा, बराबर 20 बटे 18 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 20 बटे 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, इसमें अगर 5 को हम गुना कर देते हैं, इसमें 5 को गुना कर देते हैं। देखिए हल को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है 100 इसको बना देंगे, 25 100 हो जाएगा, ये 18 25 90 हो जाएगा। हल जो है करने में आसानी हो इस वजह से ऐसा किए हैं। अब हम एमपी था ही, तो एमपी मान लेते हैं, 25 100 हो गया। एमपी को मान लेते हैं 100, सीपी को मान लेते हैं 90। ठीक है, अब कह रहा है एमपी पर जो है उस 3.7% की छूट दिया है, 3.7% की छूट देता है, 3.7% की जो है छूट देता है, इतना प्रतिशत की छूट देता है। तो 3.7% की छूट देगा, यानी कि बेच रहा है कितना में, 96.3 में, 96.3 में। ठीक है, अभी जो है सीपी जो है 90 है, सीपी 90 है और बेच रहा है इतना में, तो लाभ कितना का हो जाएगा, यानी कि लाभ जो है 6.3 का हो रहा है, 6.3 का हो रहा है। अब 6.3 का लाभ हो रहा है, कितना पर हो रहा है, तो 90 पर हो रहा है। अब इसका प्रतिशत निकाल देंगे, कितना प्रतिशत कर रहा है, कर रहा है। अब 100 से भाग दे देंगे, 9 से 0 इसको काट देंगे, 9 सत्ते 63.7 है, 10 है, यानी कि 7% इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल आसान प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, एक भाग प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 13 गुना है। भाजक जो है, भाजक जो है क्या है, भाजक जो है भागफल का 13 गुना है, भागफल का 13 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 6 गुना है। फिर भाजक जो है क्या है, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। और शेषफल यहाँ 39 दिया हुआ है, यानी 39 गुने 6 हो गया। भाजक जो है 39 गुने 6 हो गया। अब भाजक जो है 39 गुने 6 हो गया। अब भागफल पता नहीं है, 13 गुना इसका है, तो भागफल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो यहां भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बटे 13 हो जाएगा। भाजक जो है दिया हुआ है, भाजक जो है भाजक जो है 39 गुने 6 दिया हुआ है, 13 से इसको भाग कर देंगे, यानी कि 18 हो जाएगा।
यानी कि अब जो यहाँ निकल गया है, क्या निकल गया है, भाजक निकल गया है। भाजक कितना है, 39 गुने 6 है। भागफल निकल गया है, भागफल निकल गया है। भागफल कितना है, 18 है। ठीक है, शेषफल तो दिया हुआ है, ये शेषफल दिया हुआ है 39। अब हमको निकालना क्या है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक कितना है, 39 गुने 6 है। भागफल कितना है, 18 है, प्लस 39 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 9 54 के 4 बाकी 5 5 तिया 15 6 तिया 18 18 19 20 21 22 23 234 हो जाएगा, गुने 18 हो जाएगा, प्लस 39 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट में 2 आ जाएगा। 9 जोड़ेंगे, 9 2 11, 1 आ जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट से इसको हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक ही जगह यूनिट डिजिट में एक है, ये है, यानी इसका आंसर 4251 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4251 सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या 21 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है कितना से विभाज्य हो जाएगा। 6 अंक का कोई संख्या है, वो जो है 33 से विभाज्य है। तो 33 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ कि 33 का गुणनखंड होगा, 33 का गुणनखंड उसमें शामिल होगा। जब भी होगा 6 अंकों का संख्या जो होगा वो 33 से विभाज्य, इसका मतलब 33 का गुणनखंड होगा। तो हम मान लेते हैं जो 33 जो 6 अंक का संख्या है वो 33x है, 33x है, 33 का गुणज ही होगा, 33 का गुणज होगा तो 33x मान लेते हैं हम उसको। अब कह रहा है यदि हम इसमें 21 को जोड़ देते हैं, 21 को जोड़ देते हैं तो वो संख्या जो है ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो किससे विभाज्य होगा। तो देखिए जो भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य होता है यानी कि उसका गुणज रहता है उसमें, या फिर उसका गुणनखंड अवेलेबल रहता है उसमें। अब देखिए इसमें यदि हम 33x प्लस 21x में 3 को कितना है इसमें कॉमन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉमन संख्या जो रहेगा वही ना विभाज्य हो, उसी से ना विभाज्य होगा। तो कॉमन संख्या इसमें क्या 3 है, 11 3 33 यानी 11x प्लस 7 21 7 बचा। अब देखिए कॉमन इसमें 3 हुआ, इसके अलावे आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसके अलावे आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, अभाज्य संख्या दोनों है। तो 3 जो है इसका कॉमन हुआ, यानी कि 3 से ही संख्या जो है विभाज्य हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, बस समझना था इसको। देखिए सब पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी का फेज 12 में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए शिफ्ट 2 का 20/6/2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पूजा चमेली अंजू के पर्स में कुल 450 यहां होगा, हिंदी में गलत है, अंग्रेजी में यहां सही है। पूजा चमेली अंजू के पर्स में 450 रुपये है, पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है। पूजा चमेली और अंजू 3 है, तीनों में जो है कह रहा है तीनों मिला के 450 रुपया है। कह रहा है पूजा के पास जो है चमेली से 50 रुपया अधिक है। यदि हम चमेली को x मान लेते हैं तब पूजा के पास जो है x प्लस 50 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अंजू के पास पूजा की तुलना में दुगना है, यानी कि इसका जो है दुगना है किसके पास, अंजू के पास। इसका दुगना मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कुल पैसा 450 रुपया है, यानी कि x प्लस 50 प्लस x प्लस 2x प्लस 100 का वैल्यू कितना है, 450 है, 450 है। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4x प्लस 150 बराबर हो जाएगा 450। 4x बराबर क्या हो जाएगा 300, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 75। अब आ गया x बराबर 75, यानी कि
चमेली के पास जो है वो कितना था, 75 हो गया। पूजा के पास कितना हो जाएगा, 75 प्लस 25 यानी 125 हो जाएगा। और उसके बाद इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा, तो 100 है, 75 दूनी 150 यानी कि 250 हो जाएगा। अब देखिए कि 125, 75 और 250 किस में है, 125, 75 और 250 जो है किसके पास है, डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। वही ना पूछ रहा है, पूजा चमेली और अंजू, पूजा चमेली और अंजू, हाँ तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक बस जो है 30 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या होगी। प्रश्न में कुछ है, कुछ नहीं है, इसको मीटर पर सेकंड में चाल पूछ रहा है, औसत चाल, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय होता है, तो कितना दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल दूरी 1200 दिया हुआ है, बटे समय कितना दिया हुआ है, 30 घंटा दिया हुआ है। ये जो है किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है चाल, ये किलोमीटर में दिया हुआ है दूरी, किलोमीटर में दिया हुआ है समय, तो किलोमीटर पर आवर में ही चाल निकल गया। अब किलोमीटर पर आवर में ही चाल निकला हुआ है क्या, 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है मीटर पर सेकेंड में। अब मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुना किया जाता है, 5/18 से हम गुना कर देंगे। अब 5/18 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 200/18, 100/9, क्या हो जाएगा, 1199, यानी कि 11.1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11.1/9 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष कोण 42 डिग्री है तो अन्य दो कोणों का माप क्या होगा। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है देखिए, और कितना आसान आसान प्रश्न है सब। देखिए 20/6/2024 एक ही शिफ्ट में जो है, सेकेंड शिफ्ट का जो है 20 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसी का टोटल जो है करवा रहे हैं। अब देखिए इसमें कितना आसान प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा समान होता है। उसमें कह रहा है एक कोण जो शीर्ष का कोण जो है, शीर्ष का कोण जो है वो 42 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अब यहां देखिए ई भुजा और ई भुजा बराबर है, तो त्रिभुज में पढ़े होंगे जब भुजा बराबर रहता है तो कोण भी उसका बराबर रहता है। यानी कि अगर यदि ई x होगा तो ये हो x होगा, ई x होगा तो ये हो x होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने का भुजा अगर बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो अब देखिए कोण बराबर हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 42 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 42 हो जाएगा, 180 माइनस 42 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 138/2 हो जाएगा। अब 2 से भागा दे दीजिए, 2 छक 12, 2 9 18, 69 हो जाएगा, 69 डिग्री हो जाएगा, दोनों कोण 69 हो जाएगा। समझ गए, कितना आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, यदि 8 पुरुष या 16 महिलाएं, 8 पुरुष या 16 महिलाएं या 32 लड़के एक कार्य को 8 महीने में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष 4 महिलाएं और 4 लड़के मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहां से हम ले लेंगे। देखिए 32 लड़का जो है 8 महीने में करता है तो क्या हो जाएगा, 32 गुने 8 हो जाएगा, टोटल वर्क निकल गया। अब क्या कह रहा है, 8 पुरुष, ठीक है, 16 महिलाएं और 32
लड़के 32 लड़के जो है किसी कार्य को 8 महीने में करता है। अब इसका देखिए इफिशियंसी हम निकाल लेंगे। आपका ये इफिशियंसी इसका कैसे निकलेगा? ये कम समय में कर रहा है, कम आदमी सेम टाइम में कर रहा है, यानी इसका इफिशियंसी ज्यादा होगा। ज्यादा आदमी उतने समय में कर रहा है, यानी इसका एफिशिएंसी कम समय में। यदि हम मान लेते हैं इसका एफिशिएंसी 1 है तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? इससे दुगने आदमी है और सेम समय में कर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी इसका दुगना हो जाएगा। समझ गए? उसी तरह से देखिए इसका जो है 4 गुना आदमी है, यानी इसका एफिशिएंसी इसका 4 गुना ज्यादा होगा, इससे 4 गुना ज्यादा होगा, यानी इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। अब तीनों का एफिशिएंसी निकल गया है, टोटल वर्क निकल गया है। अब कह रहा है 4 पुरुष 4 महिलाएं 4 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क जो है 32 गुने 8 है। ठीक है, तो टोटल इफिशियंसी लेना पड़ेगा हमको। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7, और सब में 4 लड़का 4 महिला 4 पुरुष है, तो क्या हो जाएगा? 4 × 7 हो जाएगा। टोटल इफिशियंसी यही ना हो जाएगा, 4 × 7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 32 गुने 8 बटा 4 गुने 7 हो जाएगा। जो आएगा वही तो आंसर हो जाएगा, यानी उतने महीने में पूरा करेगा। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा? 32 बटे 7, 7 चौक 28, 7 चौक गुने 2 है, बराबर क्या हो जाएगा? 64 बटा 7, 7 8 56, 7 9 63, यानी कि 9.1/7 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9.1/7 है तो आंसर हो जाएगा ए। समझ गए होंगे? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक बस अपनी यात्रा के पहले 70 किलोमीटर 40 मिनट में और शेष 60 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करती है, तो बस की औसत चाल कितनी होगी? अब देखिए औसत चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? कुल दूरी जो है 70 किलोमीटर है प्लस 60 किलोमीटर है। कुल समय कितना है? ये हो गया कुल दूरी। अब यहां हो जाएगा कुल समय। कुल समय क्या है? 30 मिनट और 40 मिनट। अब देखिए यहां दूरी जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, समय जो है मिनट में दिया हुआ है। अब समय जो है मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग कर देंगे तो घंटा में बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 70 बटे 60 घंटा, यानी कि क्या हो जाएगा? 7 बटे 6 घंटा। अब जो है औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना दिया हुआ है? कुल दूरी दिया हुआ है 130 किलोमीटर। अब कुल समय कितना है? 7 बटे 6, 7 है 6 ऊपर चल जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सत्रह 1780 बटे 7। अब 17 से कीजिए, 7 दूनी 14, सॉरी 13 छक 78, यहां क्या हो जाएगा? 780 बटा 7 हो जाएगा।
780/7, 7 एक मरतबे, फिर एक मरतबे लगेगा, फिर एक, यानी कि डी हो जाएगा 111.3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 111.3/7 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है पी और क्यू एक कार्य को 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पी जो है किसी कार्य को 4 दिन में करता है। ठीक है, क्यू जो है उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, उसी कार्य को 12 दिन में करता है। कह रहा पी कार्य शुरुआत करके एकांतर दिनों में करता है। एकांतर दिनों का मतलब क्या हुआ? पी कार्य किया आज तो क्यू करेगा कल, परसों पी करेगा, तरसों क्यू करेगा, मतलब इस तरह से ही काम कर रहा है। तो कह रहा है कार्य कितना दिन में खत्म होगा। सबसे पहले दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा 12, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे 12, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1। अब देखिए पी जो है पहला दिन कार्य करता है यानी 3 कार्य करता है, दूसरा दिन क्यू करता है, क्यू का एफिशिएंसी 1 यानी 1 काम करता है, और दोनों मिल के जो है 4 कार्य करता है, यानी कि P प्लस क्यू, यानी कि 2 दिन में जो है 2 दिन में कितना कार्य करता है? 4 कार्य करता है। अब 2 दिन में 4 कार्य करता है तो जो है 12 कार्य करना है, यानी कि 12 कार्य इसका कै गुना है? इसका 3 गुना है 12, 4 का 3 गुना है 12, यानी कि 3 गुना कार्य इसको करना है, तो 3 गुना समय भी लगेगा, यानी कि इससे इसको कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो इसका 3 गुना लगेगा, यानी कि 6, 2 तिया 6 लगेगा कि नहीं? 2 दिन इसको लग रहा था 4 कार्य करने में, तो 12 कार्य करने में कितना लगेगा? 6 दिन लगेगा कि नहीं? 2 दिन का कार्य 4 है, 4 दिन का कार्य 8 हो जाएगा, 6 दिन का कार्य 12 हो जाएगा। समझ गए? क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। दूसरे प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न से देखिए। कह रहा है कारखानों में वॉशिंग मशीन का जो उत्पादन होता है उसका संख्या दिया हुआ है 1000 में। ठीक है, ये जो है कारखाना जो है का वर्ष दिया हुआ है, ये कारखाना है कितना कितना हो रहा है। तो कह रहा है किस वर्ष कारखाने क्यू से वॉशिंग मशीनों का उत्पादन आर से अधिक है, यानी आर का जो उत्पादन हो रहा है इससे क्यू का उत्पादन जो है किस वर्ष अधिक है। तो देखिए आर से उत्पादन क्यू में है, इस वर्ष नहीं है। 2001 में जो है कम है, 2 में भी कम है, 3 में भी कम है, 4 में भी कम है, यानी 2005 में इससे ज्यादा हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 2005 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, एक घनाभ की विमाएं जो है 8, 12 और 14 सीएम का है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम कितना आसान आसान प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हैं। अब घनाभ का जहां जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का रहा है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, प्लस 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है ना। अब देखिए इसको हल कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 8 मान लेते हैं, 8 गुने 12, ठीक है। चौड़ाई गुने ऊंचाई 12 गुने 14, फिर ऊंचाई गुने लंबाई 14 गुने 8, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। 2 इंटू 12 8 96 प्लस क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28 और 14, 8 4 2 6 1, 168 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28, हाँ 168 हो जाएगा, ठीक है। 14 गुने 8 है,
14 × 8 है तो क्या हो जाएगा? चौदह आठ बरी होता है 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 इंटू इस क्या हो जाएगा? 8 और 2 10, 8 8 और 2 10 और 6 16 के 6, बाकी 1 1 2 2 और 6 6 2 8 8 16 17 के 7, बाकी 1 और 1 2 और 1 3, 376 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 376, 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 के 5, बाकी 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 5, बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 752 हो जाएगा इसका आंसर। 752 कहाँ है? सी में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। बस कैलकुलेशन था, इसमें कुछ है ये ना था फॉर्मूला पर बैठा के। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न जो है कह रहा है एक जो है ग्राइंडर का अंकित मूल्य 3000 रुपया है। ठीक है, एक ग्राइंडर जो है उसका अंकित मूल्य जो है 3000 रुपया है और डीलर ने उस पर 20% 15% की क्रमिक छूट की पेशकश की, तो ग्राइंडर की कितने में बेचा गया है? इसको दो तरह से बना सकते हैं। इसका एकल छूट निकाल सकते हैं, एकल छूट निकाल के वो जो छूट रहेगा इसको घटा देना है इसमें, या तो फिर जो है डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, एकल छूट ही निकाल देते हैं। 20% 15% की क्रमिक छूट है, तो क्रमिक छूट क्या हो जाएगा? 20% और 15% का है, तो 20 + 15 माइनस क्या हो जाएगा? 20 × 15/100 हो जाएगा। 20 25 100 5 3 15 हो जाएगा, यानी 35 में 3 घट जाएगा, यानी 32% का ही छूट दे रहा है। कितने का छूट दे रहा है? 32% का छूट दे रहा है, यानी बेचा कितना में? 32% का छूट दे रहा है, तो 3000 रुपया इसका मूल्य है। 32% का छूट दे रहा है, यानी कि 68% पर वो बेचा है, इसका 68% जो है इसका मान निकाल देंगे। 68% का माल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 तिया 24 के 4, बाकी 2 छोतिया 18 19 20, 2040 रुपया हो जाएगा। 2040 कहाँ? ए में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान आसान एकदम प्रश्न है, पूछा गया है। अब सब देखिए 20/6/2024 सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सब कितना आसान आसान प्रश्न दिया हुआ है। देखिए अलजेब्रा का प्रश्न है, क्या कह रहा है? यदि x² + 1/x² का मान जो है 119 है, तो कह रहा है x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए फॉर्मूला ने बताए हैं, x² + 1/x² का मान यदि a रहे तो x + 1/x का मान क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताएं कि नहीं? x + 1/x का मान निकालने के लिए रहे तो क्या करना है? a + 2 करके अंडर रूट कर देना है, x + 1/x का मान निकल जाएगा। और यदि x³ + 1/x³ का मान निकालना है तो क्या करना है? क्या करना है? a का क्यू करना है और -3a। फॉर्मूला ने बताया है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, बिल्कुल प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, x² + 1/x² बराबर 119 है। x² + 1/x² का मान जो है 119 है। अब हमको निकालना है x + 1/x का मान, तो क्या हो जाएगा? 119 में 2 को जोड़ देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? 119 और 2 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। तो x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखिए है ना, हुआ √121 हो जाएगा। 121 का क्या होता है? वर्गमूल 11 होता है। 11 हो गया। अब x + 1/x का मान 11 निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? x³ + 1/x³ का मान निकालना है। अभी फॉर्मूला देखिए यहाँ बताया, x + 1/x का क्यू मान क्या होता है? 1 क्यू -3 है, 1 क्यू यानी 11 का क्यू करेंगे और -3 × 11 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 1331। 11 का क्यू कितना होता है? 1331। 1331 माइनस क्या करेंगे? 33 घटाएंगे। अब 33 इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में 3 गया 8, यानी कि 1298 आ जाएगा।
1298 देखिए कहाँ है, 1298 ए में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% वैध मिला है, 75% मत मिला है। यदि इतना मतों में से इतना मत जो है अमान्य है तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत में। सबसे पहले हम निकालेंगे कि वैध मत कितना मिला है। टोटल मत तो इतना है, लेकिन वैध मत जो है 20% मत अमान्य है, तो वैध मत कितना हो जाएगा, 80% मत जो इसका वैध था। तो 248 पर 000 इतना जो है वो मत था, उसमें से 20% अवैध मत था, यानी 80% मत तो सही था। 80% मत तो क्या था, सही था। अब 80% मत जब सही था तो क्या हो जाएगा, इसको आप काट लीजिए। अब इसको गुना करें 8 8 64, तो क्या हो जाएगा 1984 00 हो जाएगा, 1984 00 हो जाएगा, 1984 00 हो जाएगा। यानी इतना मत जो है ये वैध मत हो गया। क्या हो गया, वैध मत हो गया, बराबर 1919 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,98,400 मत जो है वो क्या है, वैध मत है। अब कह रहा है वैध जो मत है उसमें से 75% मत जो है एक उम्मीदवार को मिलता है, तो कह रहा दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा। तो 75% मत जब इसको मिल गया तो दूसरे उम्मीदवार को निश्चित है कि 25% मत मिलेगा। तो दूसरे उम्मीदवार का मत पूछ रहा है, यानी दूसरे उम्मीदवार को 25% मत मिलेगा, तो 25% मत कितना हो जाएगा। अब इसका 25% निकाल लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य। अब यहां हल कर दो तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 8 200, 100 200 225। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 49,600। ठीक है, 49,600 देखिए कहाँ है, डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अनीता अपनी आय का 20% बचाती है। अनीता जो है अपनी आय का जो है 20% बचाती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय को में 25% बचाती है। मान लेते हैं उसका जो है पहले आय 100 यूनिट था, ठीक है, तब जो है वो बचत कर रही थी। आय अगर 100 था तब बचत कितना था, 20 था। वही ना कह रहा है 20% बचाती है, तो 100 का 20% 20। यदि आय इसका 30% बढ़ जाता है यानी 130 हो जाता है, तब जो है इसका बचत कितना हो जाएगा, बचत बचाती है 25%। तो 130 का 25% कितना हो जाएगा, 130 का 25% कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2 दूनी 4, यहां हो जाएगा 65, 65/2, 65/2 का मतलब क्या हो गया, 32 दूनी 64, 32.5 रुपया ही बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 32.5 रुपया। तो कह रहा है कि बचत में जो उसकी वृद्धि हुई है वो कितने % की है, यानी कि पहले जो बचत था 20 था, अब बचत हो गया है 32.5। कितना बढ़ा है, यानी इंक्रीज जो हुआ है इसमें 12.5 का हुआ है, 12.5 का इंक्रीज हुआ है। अब 12.5 का जो इंक्रीज हुआ है तो कह रहा है कितना % है, कितना पर, तो 20 पर। कितना % कह रहा है, 100 से हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा, 125 पचे 625 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 62.5% जो है इसका आय में वृद्धि हो गया। 62.5% कहाँ है, बी में है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन का प्रश्न था, समझाने के लिए तो 2 लाइन करियो रहे, एक लाइन का ही सब प्रश्न है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में 7% की वृद्धि होती है, तो परिणाम स्वरूप वृत्त के क्षेत्रफल में भी कितना वृद्धि होगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज में जो एक वृत्त में जो की त्रिज्या में इतना वृद्धि की जाती है कि उसका जो परिधि है उसमें 7% की वृद्धि हो जाती है।
परिधि में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या में वृद्धि होगा, त्रिज्या में वृद्धि जितना होगा उतना ना होगा। यानी त्रिज्या में अगर 7% की वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पर परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यहां पर r सिंगल है तो 7% की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल जो है πr² होता है, r यहां देखिए स्क्वायर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो क्या कितना वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में 7 + 7 नहीं बताए हैं, जब क्षेत्रफल में इंक्रीज करना रहता है तो क्या होता है 7 प्लस ये भी फॉर्मूला पर इंटू क्या हो जाएगा +7 × 7/100 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 14 + 0.49 यानी कि 14.49 हो जाएगा, 14.49 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। एरिया में रहता है, जहां भी एरिया रहे 2 डायमेंशन का वहां पर इस फॉर्मूला लगेगा, 3 डायमेंशन रहेगा तो इसको निकालने के बाद फिर से एक बार फॉर्मूला लगा देना है। आगे आंसर 14.49 कहाँ है सी में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कितनी वार्षिक किस्त 4 वर्षों में 12% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष पर इतना रुपये के ऋण को समाप्त करेगी। कितना ऋण है 3658 रुपया, ठीक है। ब्याज का दर क्या है, रेट क्या है, रेट 12% है। समय क्या है 4 वर्ष है। मान लेते हैं पहला किस्त जो है 100 यूनिट का हम दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट किस्त जो है फर्स्ट साल 100 रुपया का देते हैं, तो दूसरा किस्त जो है दूसरा किस्त जो है कितना का पड़ेगा 12% का जो यहाँ रेट है, तब दूसरा साल में क्या हो जाएगा 12 रुपया इसमें जुड़ेगा कि नहीं, साधारण ब्याज है यानी 112 यूनिट देगा दूसरा साल। तीसरा साल कितना देगा, फिर इसमें 12 रुपया जुड़ जाएगा, 12% रेट है। इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट तो लगते जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा। फिर जो है चौथा किस्त में भी वही हाल होगा, चौथा किस्त भी वैसा ही होगा, 12 रुपया फिर इसमें जुड़ जाएगा, 36 हो जाएगा। अब टोटल देखिए कितना है 6 4 10 2 12 2 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7 और 472। अब 472 यूनिट का मान जो है दिया हुआ है, 472 यूनिट का मान जो है 3658 दिया हुआ है। 472 यूनिट का मान जो है 3658 दिया हुआ है, तो एक यूनिट का मान नहीं निकल जाएगा, एक यूनिट का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 472 हो जाएगा। इसलिए 100 यूनिट का मान निकालना है हमको, 100 यूनिट का मान निकालना है। 100 यूनिट का मान निकालने का नहीं निकल जाएगा, कह रहा कि ऋण को समाप्त करेगी, ठीक है। तो 100 यूनिट का मान निकाल देंगे, तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। अब इसको हल कर दो, देखो इसको काटो, इसको यदि हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा 775 से कट जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 775। 775 कहाँ है डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले दिन देखते हैं।